बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल। इसका पार्ट 2 है जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले टॉपिक में ड्रूडे एंड लॉरेंट्ज़ का क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल डिस्कस किया। आज हम करेंगे समरफेल्ड्स क्वांटम थ्योरी। समरफेल्ड ने मॉडिफाई किया ड्रूडे का मॉडल और उसने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गैस मॉडल के लिए। तो उस बेस पे हम अब जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसे हम समरफेल्ड्स क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कह सकते हैं। इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1928 में समरफेल्ड ने प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो हैं वो अप्लाई किए ऑन ड्रूडेज प्रपोजल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस पे। अकॉर्डिंग टू समरफेल्ड्स मॉडल, अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली इन कांस्टेंट पोटेंशियल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द मेटल। समरफेल्ड के मुताबिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करता है और उसकी मेटल की बाउंड्रीज से वो बाहर एस्केप नहीं कर सकता। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एक पोटेंशियल वेल में ट्रैप हो और पोटेंशियल वेल की जो बाउंड्रीज़ हैं वो मेटल की बाउंड्रीज़ हों, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड्रीज़ के अंदर यानी कि मेटल के अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल से मूव कर सके, जबकि बाउंड्री का पोटेंशियल इतना हाई हो कि वो उससे एस्केप ना कर सके, उससे निकल ना सके। दूसरी बात ये कि उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैटर वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं तो वो मैटर वेव्स की तरह से बिहेव करते हैं। तो ये दो चीज़ें, एक तो पोटेंशियल वेल का आइडिया, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का है, और डी ब्रॉगली का मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स से है। तो ये दो चीज़ें उसने क्लासिकल मॉडल पे अप्लाई की। By this theory, Sommerfeld correctly predicted the values of specific heat of metals. Specific heat of metals की exact value जो कि क्लासिकल थ्योरी से नहीं आ पाई थी, समरफेल्ड ने की थ्योरी जब अप्लाई की गई तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की जा सकी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी इस मॉडल की बेस पे इजीली डिस्क्राइब की जा सकती हैं। समरफेल्ड ये कहता है कि सिर्फ फर्मी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और बाकी दूसरी तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ टाइटली बाउंड हैं वो प्रॉपर्टीज़ में यानी कंडक्शन में उनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जो फर्मी लेवल पे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इस मॉडल में जो भी प्रॉब्लम होती है वो क्वांटम मैकेनिकली डील की जाती है। To find how the electrons are distributed among the different possible energy levels, for this purpose Sommerfeld employed Fermi-Dirac statistics instead of Maxwell-Boltzmann statistics. इस मॉडल में समरफेल्ड ने जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स में उस डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बजाय फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके सॉल्व किया और फाइंड किया। Taking 0 for the constant value of the potential inside the metal specimen, we solve the time-independent wave equation to get the possible energy values En of the electrons. This is similar as that of particle in a potential well या पोटेंशियल बॉक्स। इसमें ये है कि हम भी समरफेल्ड का जो आइडिया था उसके मुताबिक अगर हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पॉसिबल एनर्जीज़ को फाइंड करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे कि जैसे वो एक पोटेंशियल वेल में हो या पोटेंशियल बॉक्स में हो, और उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस पर अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे और उससे हमारे पास
एनर्जी पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। और यहाँ पे जो फार्मूला बताया गया उसमें है ई एन इज इक्वल्स टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर एच एम एल स्केयर। इसमें एन स्केयर जो है वो क्वांटम स्टेट्स हैं, एच स्केयर जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एल जो है वो उस पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल बॉक्स की लेंथ है। अगर हम 3 डायमेंशनल बॉक्स लेंगे तो एन स्केयर की वैल्यू होगी एन स्केयर एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टेल अस व्हाट आर द एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। Electrons moving in one dimensional potential well। अब हम इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस m लेते हैं और उसे हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में उसके कंसीक्वेंसेस, उसके एनर्जीज फाइंड करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसे हम कैलकुलेट करेंगे। जो पोटेंशियल वेल हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हम सिंगल वन डायमेंशनल है और इसकी बाउंड्रीज़ हैं x इज़ इक्वल्स टू 0 से x इज़ इक्वल्स टू a तक। बाउंड्रीज़ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल बहुत हाई है, v इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और x इज़ इक्वल्स टू a बाउंड्री पे भी v इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जबकि बाउंड्रीज़ के दरमियान x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a तक जो रीजन है, इस रीजन में v इज़ इक्वल्स टू 0 ली हुई है। v जो है एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती बल्कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, और फॉर द सिंप्लिसिटी हम ये करते हैं कि इस कांस्टेंट पोटेंशियल को हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो बाउंड्रीज़ जो हैं उनके बाहर की तरफ बियॉन्ड द वॉल्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे और इसमें v जो है उसको आपने इन्फिनिटी लिखा, तो इस तरह की सिचुएशन आपके पास आएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब इसमें अगर आप इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है और वो है साई इक्वल्स टू ज़ीरो। साई इक्वल्स टू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जिस रीजन पे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई की गई है उस रीजन में पार्टिकल मौजूद ही नहीं है क्योंकि इसका वेव फंक्शन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंड्री के बियॉन्ड यानी x लेस दैन ज़ीरो एंड x ग्रेटर दैन ज़ीरो उन रीजन्स में जो है इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। फिर हम देखते हैं रीजन बिटवीन द टू वॉल्स के दरमियान में जो रीजन है वहाँ पे जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी, d2 साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर m ओवर एच स्केयर e माइनस ज़ीरो साई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें हमने v की वैल्यू को ज़ीरो रखा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी d2 साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर m e ओवर एच स्केयर साई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें ये जो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट हैं और इनको हम के स्केयर भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर बुक्स में इसको के स्केयर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ा स्केयर लिखा है। तो अल्फ़ा स्केयर को हमने सपोज किया 8 पाई स्केयर m e ओवर एच स्केयर। ऐसा करने से ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और इस तरह की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो हम लिखते हैं ज़्यादातर साई इक्वल्स टू a साइन अल्फ़ा x प्लस b कॉस अल्फ़ा x। अगर यहाँ पे k होता तो ये आ जाता a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। अब ये जो a और b हैं ये अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज़ हमें बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करनी है। तो बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या हैं, x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो साई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x इज़ इक्वल्स टू a साई इक्वल्स टू a। यानी बाउंड्रीज़ पे और बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड जो है वो पार्टिकल पाया नहीं जाता, इसलिए बाउंड्रीज़ पे साई की वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। ये बाउंड्री कंडीशंस आप इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इसके सॉल्यूशंस एक a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले हमने x की वैल्यू ज़ीरो पुट की और साई की वैल्यू भी ज़ीरो पुट की, तो उससे क्या हुआ, ज़ीरो इक्वल्स टू a साइन ज़ीरो प्लस b कॉस ज़ीरो। अब ये a साइन ज़ीरो ये तो हो गया ज़ीरो, सिर्फ रह गया b कॉस ज़ीरो हो गया 1, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई ज़ीरो। ठीक है, तो जब b की वैल्यू ज़ीरो आई तो पीछे जो इक्वेशन 1 थी उसे आपने
इस b की वैल्यू 0 पुट किया तो फिर बाकी की इक्वेशन आपके पास रह गई साई इक्वल्स टू a साइन अल्फ़ा x। ठीक है, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन फिर से उसी इक्वेशन में पुट करें। जब आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे और साथ में b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास साई की वैल्यू 0 और जो x है उसकी वैल्यू आपने a ली है। तो आपके पास ये वेव इक्वेशन आपकी बन जाएगी 0 इक्वल्स टू a साइन अल्फ़ा x। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें कि बेसिकली ये है a साइन अल्फ़ा x इक्वल्स टू 0, तो इसमें a तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर a भी ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो इनसाइड द बॉक्स भी मौजूद नहीं है, इसलिए a जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर अगर a ज़ीरो नहीं है तो फिर भी आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साइन अल्फ़ा a दैट इज़ इक्वल्स टू 0। इन दोनों साइड्स का साइन इन्वर्स लें तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा अल्फ़ा a इक्वल्स टू पाई n या n पाई, यानी कि आपके पास साइन इन्वर्स ज़ीरो जो है वो कब, यानी साइन कब कब ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, साइन पाई भी ज़ीरो होता है, साइन 2 पाई भी ज़ीरो होता है, साइन 3 पाई भी ज़ीरो होता है। मतलब क्या हुआ कि साइन अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हमारे पास साइन इन्वर्स ज़ीरो का आंसर आएगा n पाई। यहाँ से अगर आप n की वैल्यू को देखें तो n की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। इससे आप देखें कि अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा जो है वो n पाई ओवर a होगा। n की वैल्यू जो पॉसिबल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3, लेकिन इसमें हम n की वैल्यू 0 नहीं लेते क्योंकि n की वैल्यू 0 लेने का मतलब भी ये है कि पार्टिकल जो है वो बॉक्स में मौजूद ही नहीं है। अब आपके पास जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई, n पाई ओवर a। अब इस जो हमारे पास लास्ट में जो वेव फंक्शन बना था वो था साई इक्वल्स टू a साइन अल्फ़ा x। अब इसमें हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी डाल दी जो कि है n पाई ओवर a। तो अब हमारे पास जो वेव इक्वेशन बना, जो वेव फंक्शन बना वो है साई n इक्वल्स टू a साइन n पाई x ओवर a। The above equation represents eigenfunctions where n equals to 1, 2, 3. n is equals to 0 is not acceptable because for n is equals to 0, the wave function psi becomes 0 for all values of x. Then particle cannot be found anywhere. अब आपने क्या किया कि ये जो अल्फ़ा की वैल्यू थी इसको एक अल्फ़ा की वैल्यू आपने पीछे कंसिडर की थी और वो क्या थी, वो थी 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर, और एक अल्फ़ा की ये वैल्यू आई n पाई ओवर a। आप उधर आपने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कंसीडर की थी और इधर अल्फ़ा की वैल्यू है n पाई ओवर a। इस n अल्फ़ा की वैल्यू n पाई ओवर a का भी स्क्वायर ले लें तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं n पाई ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर। यहाँ से आप जो है वो ई एन की वैल्यू फाइंड कर लें, ई की वैल्यू फाइंड कर लें। ई की वैल्यू कुछ फैक्टर्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रीअरेंज करके आप ई की वैल्यू फाइंड कर लें। ई की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 एम ए स्क्वायर। इसमें ए जो है वो लेंथ ऑफ द बॉक्स था, जहाँ आपने पीछे डिस्कस किया एनर्जी की वैल्यू उसमें एल आ रहा था। जो भी हो लेंथ ऑफ द बॉक्स जितनी भी है, अगर ए ली हुई है 0 से a तक है बाउंड्री का डिस्टेंस, बाउंड्री टू बाउंड्री, तो फिर आप यहाँ पे a आएगा, और अगर l लिया हुआ है तो यहाँ पे l आएगा। तो हमारे पास जो जनरलाइज्ड वैल्यू आई है एनर्जी की वो है n स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 m l a स्क्वायर। अब हमारे पास है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं हम। द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़। अब हमें क्या इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है उसकी एनर्जी की वैल्यूज़ डिस्क्रीट हैं, क्योंकि एनर्जी की वैल्यूज़ डिपेंड करेंगे एन की वैल्यू पे, और एन की वैल्यू जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट एन की वैल्यूज़ हैं, या एन की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है। 1 से लेकर 2 तक एक प्रॉपर गैप है, 2 से लेकर 3 तक भी प्रॉपर गैप है। तो अगर इस तरह से वैल्यूज़ प्रॉपर गैप के साथ हों तो वो डिस्क्रीट कहलाती हैं। तो इसलिए
एनर्जी की वैल्यूज़ भी इसी तरह से डिस्क्रीट होंगी एंड नॉट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही आर्बिट्रेरी नहीं होगी। द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर हमें ये जानना है कि जितनी पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ हैं जो बाउंड इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उनमें कम से कम तरीन कौन सी एनर्जी है, यानी कितनी एनर्जी है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे कम की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास जो बाउंड है नहीं हो सकती। ऐसा करने के लिए हम n की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। n की मिनिमम वैल्यू 1 है। n की मिनिमम वैल्यू 1 जब हमने पुट की तो हमारे पास एनर्जी आ गई E1, और E1 क्या हुई, h²/8ma²। तो En हमारे पास यानी अगर हम h²/8ma² को E1 पुट कर दें तो फिर हम जनरल फार्मूला एनर्जी का लिख सकते हैं En = n²E1, ठीक है, जिसमें E1 जो है वो h²/8ma² है। तो हमारे पास अगर E1 की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम En की वैल्यू जो है इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर एनी एनर्जी लेवल। द स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्टिव लेवल इंक्रीजेज एज। आप इसमें स्पेसिंग अगर फाइंड करना चाहते हैं कि दो लेवल्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग है, तो हम ये करते हैं कि एक लेवल 2 में से लेवल 1 को अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास इस तरह से आ रहा है 2n+1 E1। ये कोई से भी दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान अगर आपने स्पेसिंग फाइंड करनी है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी लेवल्स को हमने एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में बनाया है, और वो इस तरह से कि ये ज़ीरो एनर्जी लेवल है और ये किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो एनर्जी नहीं रखेगा। उसके बाद आ गया एनर्जी लेवल 1। इस लेवल को n की वैल्यू को रिस्पॉन्ड कर रही है 1, और यहाँ पे जो E1 एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे होगा तो उसकी एनर्जी होगी h²/8ma²। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लेवल पे होगा तो उसके पास एनर्जी होगी 4E1, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल पे होगा तो उसके पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो होगी 9E1, और उसके बाद उसके पास एनर्जी की वैल्यू होगी 16E1। यानी E1 के इस तरह के मल्टीपल्स होंगे जो वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो आपने क्या किया इसमें आपने जो एनर्जी का लेवल था, आपने एक nth एनर्जी का लेवल लिया, उसकी एनर्जी है n²E1, और उसके साथ जो नेक्स्ट लेवल होगा, अगर एक एनर्जी का लेवल है n तो उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो डेफिनेटली वो होगा n+1। तो आपने क्या किया, n+1² ये एक एनर्जी का लेवल है, और उससे जो नीचे वाला एनर्जी का लेवल है वो है n²E1। इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया 2n+1 E1। ऐसा करने से आपके पास दो एनर्जी के लेवल्स के दरमियान जो जितनी स्पेसिंग है, जितना एनर्जी का डिफरेंस है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम वेव फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को, जो कि एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में बाउंड है, यानी मेटल की बाउंड्रीज़ के अंदर फ्रीली मूव तो कर रहा है लेकिन बाउंड्री से एस्केप नहीं कर सकता। ऐसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन जो है वो किस तरह का होगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेते हैं, इंटीग्रल 0 to a px dx। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है इंटीग्रल 0 to a mod of psi n का स्क्वायर dx। और ये फंक्शन जो है इसके लिए नॉर्मलाइज्ड, कोई भी वेव फंक्शन पॉसिबल उसी वक्त है कि जब वो नॉर्मलाइज्ड हो। तो वे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की, फिर हमने साई एन की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर साइन स्क्वायर n πx/a dx = 1। फिर आपने इसमें से ए स्क्वायर को इंटीग्रल के बाहर लिख दिया, और साइन स्क्वायर एक्स पे आपने फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई किया। साइन स्क्वायर एक्स = 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो वो आपने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और ये सिचुएशन बन गई। इसको अब आप इसके इंटीग्रेट कर लें। ये यहाँ पे 1 है, इसका जब आप
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और cos को जब इंटीग्रेट करेंगे तो sin आएगा, और बाकी जो है 2n पाई ओवर a जो है वो x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी a ओवर 2 पाई n। ठीक है जी, तो ये आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये सिचुएशन बनी। अब इसमें जो x है उस पर तो आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो साइन की वैल्यू है, जब आप उसको x को इसमें ज़ीरो रखते हैं, जब आप इसमें x बाउंड्री कंडीशन पुट करने के लिए x को ज़ीरो रखते हैं तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है, यानी x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए ये सारा सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाती है। अब आप इसमें x को a रखें, जब आप x को a रखेंगे वो a नीचे वाले a के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास 2n पाई रह जाएगा। जब आपके पास 2n पाई रह जाएगा तो उससे क्या होगा कि पाई की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए भी साइन ज़ीरो होता है। तो इट मीन्स ये जो सेकंड टर्म है आपकी, ये x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए भी ज़ीरो है, x इज़ इक्वल्स टू a के लिए भी ज़ीरो है, तो इसलिए इसके ऊपर जब आप बाउंड्रीज़ अप्लाई करेंगे तो वो ये टर्म ज़ीरो रहेगी। बाकी रह गया x में जब आपने बाउंड्री कंडीशन ज़ीरो पुट की तो वो ज़ीरो हो गया, जब आपने a पुट की तो वो a हो गया, तो फाइनली आपके पास बन गया a स्क्वायर a ओवर 2 इक्वल्स टू 1। ये फिर यहाँ से आप इस कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दैट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, ये आपके पास आ गया। अब आपने इस a कांस्टेंट को जब वेव फंक्शन में पुट किया तो वेव फंक्शन आपके पास इस शक्ल में बन गया, साई n इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a साइन n पाई x ओवर a। अब यहाँ से हम सबसे पहले हम क्वांटम स्टेट वन में अगर आप उस वेव फंक्शन किस सिचुएशन का होगा या उसकी क्या वैल्यू होगी वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो n की वैल्यू 1 में जो आपका वेव फंक्शन बनेगा वो होगा साई n इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन n को तो आपने 1 पुट कर दिया, बाकी रह गया साइन पाई x ओवर a। ये देखिए, ये अब इसका मतलब है कि अगर हमें ये जानना हो कि ये वेव फंक्शन इसकी नोड्स कहाँ कहाँ पे बनेंगी, तो नोड वेव फंक्शन की कब बनती है, जब वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाए। तो वेव फंक्शन ज़ीरो कब होगा, जब साइन जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और साइन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप x को ज़ीरो लेते हैं तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, यानी साई 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब ये है कि बाउंड्री पे x इक्वल्स टू ज़ीरो पे जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो आपके पास क्या बनेगी, एक नोड बनेगी, वेव फंक्शन की नोड बनेगी। अच्छा, अब आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन a पुट कर दें x में तो वो a नीचे वाले a के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन पाई। तो जब साइन पाई है इट इज़ अगेन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो साई 1 फिर से ज़ीरो हो जाएगा, यानी एक और x इज इक्वल्स टू a पे दूसरी नोड आपकी बनेगी। तो ज़ाहिरी बात है कि नोड जो हैं वो वहाँ पे बनती हैं जब आपका वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाता है। अब देखते हैं कि कोई और सेंटर में x की वैल्यू क्या होगी, a/2 होगी। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे a/2 अगर पुट कर दें, अगर हम इस x को a/2 पुट कर दें, ठीक है, इस x को हम a/2 पुट कर दें, तो जब हम x को a/2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा साइन पाई/2। साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है। तो आपके पास वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, यानी उस वक़्त आपका वेव फंक्शन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। इस पोजीशन पे इस वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये बन रही है, ये देखें, ये आपकी पोजीशन है a/2, और a/2 पे वेव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। मतलब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ये वेव फंक्शन जो है ये अब आपने
इसको ऐसे देखें, ये देखें ऊपर वाली फिगर में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दो बाउंड्रीज़ के दरमियान में, और इसका जो वेव फंक्शन है वो इस तरह से बन रहा है। बी फिगर में देखें, उसका जो n=1 स्टेट के लिए उसका वेव फंक्शन जो है वो इस तरह से बन रहा है। अच्छा, अब ये हमने क्यों इस तरह से वेव फंक्शन ऐसा ही क्यों बनता है, क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन साइन। वेव फंक्शन जो है वो एक साइन फंक्शन है, और आपको पता है कि साइन वेव किस तरह की होती है। तो साइन वेव बनेगी, और साइन वेव किन किन पॉइंट्स पे ज़ीरो होगी वहाँ पे कर लें, और बाकी की वेव जो है वो साइन वेव इस तरह से बनेगी। तो ये n=1 के लिए बनेगा। अगर आप साई 2 को कैलकुलेट करेंगे तो आप साई 2 की नोड्स कैलकुलेट कर सकती हैं। साई 2 की जो नोड्स हैं वो आपको साई 2 की नोड्स आप कैलकुलेट कर लें, वो आपको इसमें 3 नोड मिलेंगी। एक x=0 पे, एक x=a पे, और एक x=a/2 पे। यहाँ पे भी नोड बनेगी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे a/2 है, तो ये पॉइंट है a/4। a/4 पे मैक्सिमम आपको वेव मिलेगी, और इसी तरह 3a/4 पे भी आपको वेव की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो इस तरह n=2 में जो वेव फंक्शन है उसकी 3 नोड बनेगी। और फिर अगले फंक्शन में n=3 पे देखें, ये नोड बनेगी, फिर ये नोड बनेगी, फिर ये, और ये कितनी नोड बन गई, 4 नोड बन गई। तो इस तरह का वेव फंक्शन आपके पास आएगा। तो इसको अगर आप देखें तो इस तरह से इसकी एनिमेशन में इसको जाहिर किया गया है। यहाँ पे सी फिगर में देखें 2 नोड बन रही हैं, n=2 है, इसमें डी फिगर में n=3 है, फिर आगे n=4 है, और इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है फंक्शन जो है। अच्छा, अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पार्टिकल की वो होती है px डी इन द रेंज x to dx। वो क्या होती है, px dx = mod of psi n square dx over a small distance dx at x। पी एक्स डी, अब इसमें अगर हम साई एन की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ गया स्केयर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साई एन का स्केयर है, और साइन के साथ स्केयर आ जाएगा 2/a साइन स्केयर n πx/a dx। अगर हम इसको dx को दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ गया px = 2/a साइन स्केयर n πx/a। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो px किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और साइन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, n πx/a पे डिपेंड कर रही है। तो n πx/a अगर तो π/2 होगा तो साइन मैक्सिमम होगा, अगर n πx/a 3π/2 होगा तो भी साइन मैक्सिमम होगा, अगर n πx/a जो है 5π/2 होगा तो भी साइन मैक्सिमम होगा, और जब साइन मैक्सिमम होगा तो px भी मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि px की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी व्हेन n πx/a इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इस चीज़ को आपने इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखा, n πx/a = ऑड वैल्यू को आप लिखते हैं 2n-1 से, ये आपको पता ही होगा। तो ऑड वैल्यू ऑफ π/2 का मतलब है 2n-1 π/2, ऑड वैल्यू ऑफ π/2। अब यहाँ से आप पाई को पाई से कैंसिल कर दें, और आपके पास x की वैल्यूज़ जो पॉसिबल हैं वो बन रही हैं a/2n, 3a/2n, 5a/2n। ठीक है, यहाँ पे अब x की इन वैल्यूज़ के लिए आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो, ये आपने x किस चीज़ के लिए कैलकुलेट किया, मतलब इसका मतलब ये है कि x जो है इन वैल्यूज़ के लिए, x जो है उस इन वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पे, और x की इन वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, यानी a/2n के लिए, 3a/2n के लिए, 5a/2n के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वांटम स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वांटम स्टेट यानी n=1। जब आप n=1 लेंगे यानी फर्स्ट क्वांटम स्टेट लेंगे तो आपने इस फिगर ऊपर वाली एक्सिस इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें। तो सबसे पहले वैल्यू आपके पास आ गई a/2।
ठीक है, n की वैल्यू जो आपने 1 पुट की a/2 आ गई। फिर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये आ जाएगी 3a/2। ये पॉसिबल नहीं है। 3a/2 का मतलब है कि a 0 से लेकर a तक की रीजन से बाहर की वैल्यू, और यानी a 3a/2 5a/2 ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्वांटम स्टेट 1 के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब ये x की उन वैल्यूज़ को शो कर रही हैं जो कि बाउंड्री से बाहर की हैं। तो इसका मतलब जब क्वांटम स्टेट n इक्वल्स टू 1 है तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज़ a/2। प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू क्या है a/2। तो ये देखें, ये फिगर में ये a/2 वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी इसके लिए मैक्सिमम है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर यहाँ तक इंक्रीज़ कर रही है और देन डिक्रीज़ कर रही है, एन और a पे जाके दोबारा से प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम हो गई। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको तब 1 होती है। अच्छा जी, अब आ जाए n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट के लिए। सेकंड क्वांटम स्टेट के लिए आप आ जाएं। सेकंड क्वांटम स्टेट में क्या होगा कि आपने n की वैल्यू 2 पुट करनी है। पहली वाली टर्म में a/2n में जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो ये बन गया a/4। ठीक है, ये इस रीजन में ही वैल्यू लाई करती है। उसके बाद आपने 3a/4 भी पॉइंट जो है वो उसके अंदर ही है, पोटेंशियल वेल के अंदर ही है, लेकिन 5a/4 जो है ये बड़ा हो जाएगा और ये उस रीजन से बाहर निकल जाएगा। इसलिए ये सिर्फ n इज इक्वल टू 2 क्वांटम स्टेट में ये दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं और इन टू वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। a/4 पे ये पॉइंट है a/4 और ये आपका आ गया 3a/4। इन दो पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इन दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम होने का मतलब है ऐसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, देन डिक्रीज़ कर रही है, फिर से इंक्रीज़ कर रही है और फिर से डिक्रीज़ कर रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, यानी जब इस क्वांटम स्टेट में इतनी एनर्जी के साथ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस पार्ट में उसकी मौजूदगी की बहुत ज़्यादा इम्कान है और इस पार्ट में भी, इस जगह पे भी उसकी मौजूदगी के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, मैक्सिमम है मतलब। अच्छा, अब आ जाएं n इज़ इक्वल्स टू 3 स्टेट। n इज़ इक्वल्स टू 3 वैल्यू जब इनमें पुट करेंगे तो एक आ जाएगा a/6, फिर आ जाएगा 3a/6, फिर आ जाएगा 5a/6 आना है, ये भी 5a/6। तो इसमें आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये पॉसिबल है, इससे ज़्यादा की वैल्यू फिर पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आ गया a/6, ये आ गया 3a/6 और ये वैल्यू आ गई 5a/6। इन तीनों पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम है और ये इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो इस तरह से हमने एक पोटेंशियल वेल कंसीडर किया और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की और उसके वेव फंक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया। सेम इसी तरह समरफेल्ड ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर इसी तरह से मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मूव करता है और इसी तरह से उसके पास एनर्जी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, उनके लिए हम ये फार्मूलाज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।